प्रतिकूल कब्जा क्या है और किन कंडीशंस में आप प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिकाना हक पा सकते हैं, और अगर आपका 12 वर्ष से किसी प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा है तो वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम करवाने के लिए प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कब्जा हटवाने की प्रक्रिया क्या है, और किराएदार जो है वो कब मालिकाना हक आपकी प्रॉपर्टी पर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं डिस्प्ले में, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा और कोर्ट कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 144 डिक्लेरेटरी सूट ऑफ टेनर होल्डर्स, ठीक है। तो कुछ जमीनों के लिए प्रोविजंस भी किया गया है, आप वो जमीनें अपने नाम करवा सकते हैं अगर काबिज हैं तो, प्रतिकूल कब्जा है तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। और देखिए, अगर आप किसी मैटर पर लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। फर्स्ट, प्रतिकूल कब्जा होता क्या है। देखिए साथियों, अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं, वहां पर जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है, आप कब्जा किए हुए हैं, हमारे संज्ञान में है 13 साल से, 14 साल से, 15 साल से कि आप कब्जा किए हुए हैं उस पर। मैंने अभी तक कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया है, यानी कि निर्विवादित कब्जा है, निरंतर रूप से है। ध्यान रहे, मालिक के संज्ञान में है फर्स्ट। दूसरा साथियों ये है कि निरंतर 12 साल से आपका कब्जा है, ठीक है, और आपके द्वारा ही है। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि बिना किसी विवाद के, ठीक है, वहां पे पोजीशन है, आपका कब्जा है, ठीक है, और आपके द्वारा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका प्रतिकूल कब्जा माना जाता है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे हमारा तो प्रतिकूल कब्जा, हम तो बन गए मालिक। लेकिन साथियों, जब भी कोर्ट में आप जाओगे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे संज्ञान में था, यानी कि मालिक के संज्ञान में था, 12 वर्ष से था, निरंतर था, बिना किसी विवाद के था। ये सब सबूत का भार आप पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरा उस पर राइट्स है, तो आपको राइट्स क्लियर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई आप सबूत दीजिए, ठीक है ना, सबूत का भार आप पर होगा। तो ये तो हो गया भाई प्रतिकूल कब्जा। सेकंड है कि हमारा 12 साल से अधिक कब्जा है भाई, अब हम वो प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाएं। तो चलिए हम आपको 3 उदाहरण दे रहे हैं। पहले तो जो आपके पूर्वजों की जमीन है, आबादी की जमीन है ग्रामीणों में, जो किसी के नाम नहीं रहती है, उसके संबंध में, कृषि की जमीन के संबंध में साथियों। थर्ड है जो है अन्य प्रॉपर्टियों के संबंध में। फर्स्ट जो है, सरकार ने एक घरौनी स्वामित्व योजना चलाई है। देखिए क्या है कि हमारे दादा परदादा थे, ठीक है, वो घर में रहते चले आ रहे थे, वो घर किसी के नाम नहीं था, ठीक है, कब्जा था। इसी प्रकार से गांव में 80% मकान अभी भी ऐसे हैं जिनके बाबा परदादा पहले रहते थे, ठीक है, वो या तो आवासी की जमीन थी या कहीं कब्जे की जमीन थी, उस पर रहते आ रहे निरंतर, उन्हें 50 साल, 70 साल, 100, 150 साल हो गए, और वो जमीन किसी के नाम नहीं। तो सरकार ने घरौनी स्वामित्व योजना चलाई है, ठीक है ना, जिससे स्वामित्व संबंधी विवाद जो है वो खत्म हो जाए। तो आपके यहाँ अगर मान लीजिए ऐसी कोई योजना चल रही है, चलेगी, पूरे देश की है ये, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपका गांव अगर इस योजना के तहत आ गया है तो आपका गांव में जो भी मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका स्वामित्व प्रमाण पत्र बन जाएगा, ठीक है। तो उनका तो प्रमाण पत्र बन गया, आप वहाँ पे हैं तो आपका तो बन गया। इसके अलावा अगर कृषि भूमि है साथियों, तो ध्यान रहे धारा 144, अब आप डिस्प्ले पर देखिए। देखिए, कृषि भूमि के संबंध में यूपीआरसी में प्रोविजन तो किया गया है 144 यानी कि 229 बी में, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद, ठीक है, अपने अधिकारों की घोषणा। अब देखिए क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति जो किसी जोत या उसके भाग पर कृषि भूमि के लिए है ये, चाहे अन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिदर या आसामी होने का दावा करता है। देखिए, हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपके वसीयत में मिली हो सकता है मान लीजिए आपका एडवर्स पोजीशन हो सकता है आपके दादा परदादा ने कभी खरीदी हो, तब से आपका कब्जा चला रहा है लेकिन म्यूटेशन नहीं है, ठीक है ना, या आपका एडवर्स पोजीशन भी मैंने लगा दिया शर्त, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद, जो वहाँ पे है उसके द्वारा घोषणात्मक वाद, ठीक है, आसामी होने का दावा करे ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है कि भाई इसमें हमारा भी अधिकार है। अब इसके लिए कुछ जरूरी फैक्ट हैं, जैसे जो भी मान लीजिए वाद संसित किया जा रहा है
उसमें ग्राम पंचायत जो है वो आवश्यक पक्षकार होगा। ठीक है, जैसे भाई जो ज़मीन आपने की है घोषणा कि भाई इस पे मेरे राइट्स हैं, ठीक है ना, तो उस पर जो है भाई कहीं वो ग्राम सभा की ज़मीन तो नहीं, पता चले आप सरकारी ज़मीन पे राइट्स अपने वो क्लेम कर दो, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ग्राम सभा को मान लीजिए वो नोटिस जाएगा, ग्राम सभा को पक्षकार बनाया जाएगा और उसका पैनल वकील होता है, अगर मान लीजिए कुछ है उसमें तो वो ऑब्जेक्शन कर देगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकंड है, किसी आसामी द्वारा या उसकी ओर से संशोधित किया गया हो, भूमि धारक आवश्यक पक्षकार होगा। यानी कि जो भूमि धारक है, जिसके नाम प्रॉपर्टी है, उसे भी आवश्यक पक्षकार आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 लोगों को पक्षकार बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आप अगर केस जीत जाते हैं, अपना एडवर्स पोजीशन साबित कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास पर्याप्त, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपको वहाँ पे एडवर्स पोजीशन मिल सकता है और म्यूटेशन भी आपके नाम हो सकता है, फिर तो डॉक्यूमेंट्स बन गया। ठीक है ना। अब आते हैं हम कब्जा हटवाने की प्रक्रिया क्या है। साथियों, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी में कोई 10 साल से 12 साल से 15 साल से निरंतर कब्जा किए हुए है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 134 बेदखली करें और धारा 136-37 है, वहाँ पे आप नुकसानी के लिए भी वाद दायर कर सकते हैं कि भाई इसने हमारा इतना नुकसान कर दिया और हम इतना वो जो है वो चाह रहे हैं अपना कंपनसेशन। ठीक है। और अगर मान लीजिए पड़ोसी गाटे ने कहीं मेड़, मान लीजिए मेड़ मिलान काश्तकार था, उसने मेड़ आपकी खत्म कर दी, तो ऐसी कंडीशन में साथियों धारा 24 होगा आप पर, क्योंकि इस प्रकार का कब्जा के लिए आपको सीमांकन कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई मेरा पड़ोस में था, मैंने ज़्यादा आपके में कब्जा कर लिया, थोड़ा बहुत मान लीजिए कम से कम नहीं तो 20 फीट आपके उसमें सीमा में चला गया, तो ऐसी कंडीशन में साथियों सीमांकन होगा, सेक्शन 24 में जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, ज़्यादा कब्जा किए हूँ, नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मामला धारा 116 अंश डिक्लेरेशन और धारा 117 यानी कि कुरा डिक्लेरेशन आपको कराना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका कब्जा है, कोई जबरन वहाँ पे कब्जा कर रहा है, आपको तत्काल हटवाना है, तो वहाँ प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। वहाँ पे मजिस्ट्रेट को पावर है, वहाँ सीआरपीसी की धारा 145-46, वर्तमान बीएनएस की धारा 164-65 से आपका काम होगा। तो मैंने ये सेक्शंस भी यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, मैं फिर बता दूँ आपको कि अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। इसके बाद साथियों आता है कि किराएदार कब और क्यों मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। देखिए सेम वही है, सब कुछ जो अभी तक आपको बताया वही है। अगर आप किराएदार को रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट या आप अन्य कोई एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस नहीं देते हैं, तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये किराएदार था। मान लीजिए मैं ही किराएदार हूँ, मैं 20 सालों से आपकी प्रॉपर्टी पे रह रहा हूँ, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर मालिकाना हक मैं साबित कर सकता हूँ भाई। ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, और कोई भी आप लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ के द्वारा लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।